नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार में 4 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और आज तारीख है 11 नवंबर। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इन चारों विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में जो है वो चुनाव होंगे और हम इस वीडियो में बेसिकली चारों विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आउट कर रहे हैं। रिजल्ट आउट करने कहने का मतलब यह है कि क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये हम जो है वो पहले ही बता रहे हैं। बता कैसे रहे हैं, हमारा तथ्य क्या है, हमारा आकलन कैसे है। तो कई लोगों को हमने इन चारों विधानसभा सीटों पर फ़ोन किया, हमने भी किया और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी। इन्होंने भी फ़ोन किया है, बुद्धिजीवी वर्गों को फ़ोन किया है, वहाँ के पत्रकारों रिपोर्टर का भी इनपुट है। हाँ, और न्यूज़ फोन नेशन के जो रिपोर्टर हैं चारों विधानसभा सीट पर उनका भी फीडबैक लिया। तो तमाम फीडबैकों का मजमून क्या है वो हम आपके समक्ष रखेंगे। तो कौशलेंद्र सर, सबसे पहले आप स्वागत करते हैं आपका। और शुरुआत में ही हम पूछ लेते हैं रामगढ़ सीट पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है 13 नवंबर को मतदान होने में? पहले तो एक चीज़ हमें समझना होगा देवांशु कि ये हाँ। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है। इमामगंज एक ऐसी सीट है जिस पे एनडीए का कब्जा है। बाकी ये 3 सीट, रामगढ़ वहाँ से सुधाकर सांसद चुन लिए गए, तरारी सुदामा प्रसाद सांसद चुन लिए गए, बेलागंज जहाँ से सुरेंद्र यादव सांसद जहानाबाद से चुन लिए गए, उधर बक्सर से वो है। तो एक ही सीट पर एनडीए का कब्जा है। इससे और तीनों सीट जो है ये किसके जिम्मे है, किसके पाले में है? महागठबंधन के पाले में है। एक माले और 2 राष्ट्रीय जनता दल। अब सवाल है कि अगर एक भी सीट लूज करती है एक से आगे, तो ये एक प्रकार से महागठबंधन की हार हो जाएगी। अगर 2 सीटों पे ये लूज कर जाते हैं तो ये हार हो जाएगी। अब बात है रामगढ़ सीट की। रामगढ़ सीट का जो जातीय समीकरण है, पहले हमें उसे देखना होगा कि गुप्ता, पासी, खरवार ये 5000 से ऊपर कोई नहीं है। सब ये शाह ब्राह्मण 17,000 है, भूमिहार वहाँ कम है, बेसिक तौर पे 69,000 17,000 हाँ 7,000 के करीब। राजपूत वोटर हैं वहाँ 59,543, मुस्लिम 23,761, यादव 19,009। तो ये अगर आप देखते हैं रामगढ़ पे ये जो समीकरण बैठ रहा है 59,543, जो मुस्लिम राजपूत उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, पिछली बार चुनाव हारे थे, और अशोक सिंह और दूसरी तरफ इनकी तरफ से भी है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुधाकर सिंह के भाई हैं, भाई अजीत सिंह, जहाँ जगतानंद जी के बेटे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुस्लिम 23,761 है ना। अब सवाल है कि इन वोटों के अंदर कौन कितना बाजी मारता है। मतलब अशोक सिंह, अजीत सिंह, सतीश कुमार बसपा से, और पिछली बार बसपा ने भी काफ़ी वोट लाया था। जो हारने का कारण रहा था बीजेपी का, वो बसपा ने जो कट किया था वोट, वो भी 50,000 से ऊपर वोट लाया था। तो बसपा के वोट कटिंग के कारण, चाहे वो अति पिछड़ा का वोट हो या अनुसूचित जनजाति जाति का वोट हो, उसकी वजह से भी वहाँ डैमेज बीजेपी को डैमेज मिला था। लेकिन इस बार अशोक सिंह वहाँ से ताल ठोक रहे हैं और बहुत मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। इनकी सरकार है, मतलब बिहार में सरकार है और वहाँ जा रहे हैं लोग, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, एनडीए के नेता हों या पासवान के नेता हों, चिराग पासवान हों। मांझी तो चूंकि अपनी जगह बैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं कहाँ जाने बन रहा है। लेकिन जो एनडीए का समीकरण आज तक दिखता आया है, जिसमें दरार डालने में चिराग पासवान की वजह से बहुत कामयाब हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा भी उस समय अलग थे। तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के भगवान सिंह कुशवाहा से लेकर के जो अति पिछड़ा के नेता, तमाम नेता हैं, वो तमाम नेताओं की गोलबंदी एनडीए की तरफ है। उसका लाभ मिल सकता है। ये देखिए, ये 2020 का आंकड़ा है। हाँ, 2020 का आंकड़ा है। हाँ, मेजोरिटी मैंने 189 वोटों से ही जीते थे सुधाकर सिंह। ज्यादा अंतर नहीं था। उस वक्त में हल्का फुल्का हार ही जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है वो जीत गए थे सुधाकर सिंह। तो इस सीट पर आप
एनडीए को वैसे भी कमजोर नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। और इस बार तो खेल निराला हो गया जनसुराज की एंट्री से। हाँ, जनसुराज की एंट्री से थोड़ा माहौल बदलने की कोशिश में प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और वो अपने तरीके से चुनाव में, उपचुनाव से ही उनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ने की शुरुआत कर चुकी है, और उनकी कोशिश है ये कि रिहर्सल में हम किसी तरीके से एक सीट या फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखा करके किसी को हारने और जीतने का हम कारण बन जाए। हाँ, तो ओवरऑल बड़ी बात है। ओवरऑल क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? अशोक सिंह अभी हाँ। वहाँ टसल है, और लेकिन जिस तरीके से एनडीए का समीकरण मजबूत हुआ है, और एनडीए जब जब मजबूत होता है तो महागठबंधन पर वो भारी पड़ता है। तो रामगढ़ की सीट पर एनडीए का समीकरण मजबूत है। सुधाकर सिंह ने जो कल कहा भी कि 300 जगह पे अगर बदमाशी करिएगा तो लाठी से पीटेंगे, पिछली बार 3 सीटों पर पीटे थे। तो एग्रेशन जो सुधाकर सिंह का है वो बता रहा है, मतलब उसको आप कह सकते हैं सियासी धमकी इसको कह सकते हैं। लेकिन सर ये एग्रेशन तो राजपूतों को अच्छा लग रहा होगा। ये राजपूतों उन्होंने तो को सोच समझ के ही बयान दिया होगा ना। हाँ, राजपूत ये तो मूल है। 70,000 तो राजपूत को ये- अच्छा लगे, ये- राजपूत को इंटैक्ट करने के लिए मुझे लगता यही है तो मूल है। अगर राजपूत इंटैक्ट होते बहुत ज़्यादा, हाँ, तो फिर उस समय बीजेपी को उतना वोट नहीं आता, अच्छा, और बसपा को भी वहाँ 57,000 वोट आया। आपने आंकड़े को देखिए तो 57,000 वोट बसपा को आया आया है ना। तो सवाल तो यही है ना कि इस बार चाहे वो हम एनडीए समीकरण की बात कर रहे हैं कि अंततः जो चाहे सवर्ण मतदाता हो, अति पिछड़ा मतदाता हो, इसकी गोलबंदी अगर होती है, क्योंकि मुस्लिम वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होने नहीं जा रहा है, 23,000 वोट है मुस्लिमों का, वो जाएगा। अगर ये गोलबंदी हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए थोड़ी परिस्थिति बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती है। जी, जी। अब चलते हैं सर, बेलागंज हम आखिरी में आएंगे। अब चलते हैं तरारी, चलते हैं हाँ, पहले तरारी में एक साथ पहली दफा इस उपचुनाव में प्रचार करते दिखे सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान, और कल देर रात संभवी चौधरी जो है वो रोड शो करती हुई नजर आई। तो एनडीए में एक चीज दिखाया है सर कि मतलब जो भी अलायंस पार्टनर के जो सहयोगी दल हों, मतलब कि प्रचार दिल से किया गया है सबों के लिए। ये एक चीज मुझे एक यूनिटी टाइप की जो फीलिंग है ना, वो एनडीए खेमे में मुझे दिखी है, एसेंस दिखा है। तो क्या लग रहा है आपको तरारी में क्या होने जा रहा है, वो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे प्रथम स्क्रीन पर आप ये ग्राफिक्स देखिए, कौन कौन है उम्मीदवार। बीजेपी से विशाल प्रशांत हैं, भाकपा माले की तरफ से, हाँ, सुनील पांडे के बेटे, भाकपा माले की तरफ से राजू यादव है, और जन सुराज की तरफ से किरण देवी है। क्या लग रहा है, क्या है माहौल, कौन जीतेगा? यहाँ भी मतलब प्रशांत किशोर ने अपनी बुद्धि घुसेड़ने की कोशिश की है, और यही पे तो रणनीति, चूँकि उस पर काफ़ी कमेंट भी आया था कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने वहाँ कोई आर्मी के बड़े ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर, हाँ, तो वो उन्होंने फिर उनका वहाँ से कोई आधार कार्ड नहीं था, तो वो वहाँ से निकल चुके थे। तरारी इसलिए सुनील पांडे के लिए बेस्ट है क्योंकि कौशल कुमार विद्यार्थी पिछली बार खड़ा थे, संतोष सिंह रालोसपा से खड़ा थे, सुदामा प्रसाद थे और सुरजीत कुमार सिंह एनसीपी से। ठीक है, इसका लाभ, चूंकि ये जो सुदामा प्रसाद जीते थे उसके पीछे बड़ा कारण कौशल कुमार विद्यार्थी भी थे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, और संभवतः 12,000 वोट उन्होंने लाया था। हाँ, जीत का अंतर 13,000 वोट का था। ये हम स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी चला रहे हैं, आप देखिए। वोट जो था सुदामा प्रसाद को 75,945 आया था, सुनील पांडे को निर्दलीय थे 62,930 वोट आया था, और वोट 13,833 वोट कौशल विद्यार्थी को आया था, एनडीए को आया तो था। खेल तो यही हो गया ना। खेल तो यही होगा, अगर 62,000 और 13 को जोड़ते हैं तो ऐसे भी 75 पे चला जाता है। और इस बार पिछली दफा जो एक सुनील पांडे और हुलास पांडे को लेकर के जो चीज़ें सामने थी, तो इसीलिए विशाल प्रशांत को खड़ा किया गया है। और जो एक फैक्टर पीछे चलता था एक घटना को लेकर के, वो घटनाक्रम धीरे धीरे बहुत दब गया है। और इस बार लोग थोड़ा गोलबंद हो रहे हैं कि किसी तरीके से या वहाँ से चीज़ों जो माले से ये सीट किसी कीमत पे छीन ली जाए। अब आते हैं थोड़ा समीकरण देखिए, बड़ा मज़ेदार समीकरण है यहाँ। भूमिहार 65,000 वोटर हैं तलारी में, ब्राह्मण 30,000 हैं, राजपूत 20,000। अगर ये खेल खेल लें
तो काम खत्म है। कुछ बचता ही नहीं। 65, 60, 30, 90, 5, 95 और फिर 20 चला गया। हाँ खेल तो यहाँ हो गया ना। हाँ। एक 15 पे आ गए। तो अगर ये वोट प्रतिशत तब्दील भी करते हैं, 50% वोट अगर ये बदल लेते हैं, उसके बाद कुशवाहा वोटर जो हैं, कहा जा रहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर इलाके और बाकी इलाके में पहले वो भी माले के नेता थे, और अब चूंकि जनता दल यू में है, तो जो कुशवाहा नेता हैं वो जाकर के तरारी में भी खूब मेहनत कर रहे हैं। आपने सुना है कि तरारी में राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत जोर शोर से लगा हुआ है? नहीं, लग ही नहीं रहा है मुझे तो, कहीं नहीं। वो अकेला छोड़ दिया गया लेफ्ट पार्टी को, लड़ो अपना हाँ, चुनाव। अब ये है राजू यादव चूंकि भाकपा माले के नेता हैं, हाँ ठीक है, तो राजू यादव चूंकि जाहिर सी बात है महागठबंधन के पक्ष में एमवाई समीकरण, राष्ट्रीय जनता दल का अपना समीकरण है, भाकपा माले का अपना वोट बैंक है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये कुशवाहा 15,000 और मुस्लिम 20,000, मुस्लिमों की संख्या भी बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है। अति पिछड़ी जाति 50,000, खेल यहाँ भी है। बनिया 25,000। तो अब सवाल है कि 50, 25, 65, 30 और 20, अगर ये एकजुट होता है तो फिर विकेट माले का गिरने में कोई समय वहां से नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा सर। और एक चीज और जो मुझे नई जानकारी जो मुझे मिली है, आज सामने ही मिली है, हालांकि लोग ऐसा मतलब जो दर्शक होंगे, सुनने वाले लोग कहेंगे, महागठबंधन के समर्थक होंगे, उन्हें लगेगा कि मैं कोई स्पेशल, ये समीकरण जो है, समीकरण के आधार पे ये बातें की जा रही हैं कि भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत वोट देने से रहा। हालांकि किरण देवी है ना वहाँ से, जो राजपूत जाति से हैं, अब राजपूत के 20,000 मतों से वो कितना काट पाती हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बिल्कुल बहुत शुरू से ये कहा जा रहा है, और जहाँ तक एकदम जमीनी तौर पे जब हम जानते हैं कि सुनील पांडे का वहाँ राजपूत वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त पकड़ है। और एक चीज़ और मुझे वहाँ आज सामने पता चली है कि मुस्लिम वोट 20,000 हैं, पीरों के मुसलमान जो है ना वो उस साइड नहीं रहते हैं, महागठबंधन साइड नहीं रहते हैं। पीरों के जो मुसलमान हैं वो सुनील पांडे को वोट करते हैं। और इस बार बनिया जो 25,000 से दिख रहा है, पीरों के जो बनिया हैं, जो सुदामा प्रसाद बनिया समाज से आते हैं, तो पिछली दफ़ा वो खुद उम्मीदवार थे और उनकी बहन जो है वो पीरों में रहती हैं, तो इस वजह से वोट जो है वो बनिया का पीरों से निकल के सारा चंक उधर चला गया था। इस बार बनिया इस साइड आ रहा है, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो सुनील पांडे के लिए 2-3 पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी साइड क्या जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक सिंगल नेता है उनके महागठबंधन खेल में, उन्होंने ताकत नहीं झोंकी तरारी में, अकेला छोड़ दिया लेफ्ट पार्टी को, ये सब भी सुनने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग जोन में है। हाँ, एकदम जो समीकरण दिख रहा है, हमारा कोई आकलन नहीं है। और कुछ लोग कमेंट करके ना जातीय समीकरण पे सवाल खड़े करते हैं। भाई साहब, ये आंकड़े जो है ना 2011 सेंसस के हिसाब से तय किए गए आंकड़े हैं, इससे बढ़ सकता है, कमेगा नहीं। हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, मोटे तौर पर हम ये समीकरण का आंकड़ा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इमामगंज, उसके बाद चलेंगे सबसे हॉट सीट बेलागंज पर। सर, इमामगंज पर तो खैर हमने एक और वीडियो बनाया है, लेकिन जल्दी जल्दी में इमामगंज पे कंक्लूजन आप बता दीजिए, फाइनल। इमामगंज में एक तो सबसे बड़ी बात जो दिख रही है, महागठबंधन का चुनाव प्रचार दमदार नहीं दिख रहा है, और इमामगंज उसमें बड़ा हिस्सा है। इमामगंज में कहीं से भी तेजस्वी यादव बहुत ढंग से बैटिंग करते नहीं दिख रहे हैं। वो अपने कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं, जो सीटें उनकी झोली में है उसे बचाने का भरपूर वो प्रयास कर रहे हैं। जो उनके पार्टी और सहयोगी के लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बैटिंग कर पाने में वो सक्षम नहीं हो रहे हैं। आप देखिए गया में लगातार रह रहे हैं वो, और वहाँ से कोडरमा, और वहाँ से फिर इधर, चूँकि उनके झारखंड में भी उनके 7 उम्मीदवार खड़े हैं, तो वहाँ वो जा रहे हैं। लेकिन इमामगंज जो हम लोगों ने इससे पहले भी इमामगंज को लेकर के अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है कि कैसे वहाँ समीकरण है, भूमिहार मतदाता कितने हैं, और फिर 9500 हैं भूमिहार मतदाता, लेकिन मांझी वहाँ 70,000 हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पे रोशन मांझी कितना वोट कटिंग कर पाते हैं। हालांकि मांझी के एक मुस्त नेता के तौर पे बिहार में जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को ही जाना जाता है, खाली मांझी। सवाल ये है। हाँ। और ये आप एक चीज बड़ा फैक्टर जो चुनाव में देखा जाता है कि सवर्ण वोटरों से ज्यादा बहुत जम करके जो अति पिछड़े हैं या मांझी जाति के लोग खूब मतदान करते हैं। तो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, उनका अपना प्रभाव, संतोष मांझी उनका अपना प्रभाव, चुनाव में हार जीत तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अभी जो दम दिख रहा है लोकतंत्र में
चुनाव में वो दीपा मांझी का जो है ना दीपक टिमटिमाता दिख रहा है। दीपा मांझी का दीपक टिमटिमाता हुआ दिख रहा है। चलिए अब फाइनल में चलते हैं, आखिरी विधानसभा सीट बेलागंज। बेलागंज में तो बीते 2-3 दिनों में इतनी सियासी हलचल हुई है ना कि कहने ही क्या। ठीक है, अब पूछ लेते हैं आपसे। बेलागंज में तो पूरी ताकत झोंक दी है तेजस्वी यादव ने। मतलब इससे ज्यादा ताकत अब मुझे लगता है कि आरजेडी के पास है ही नहीं। और झोंकना भी चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर बेलागंज आप लूज करते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। 1990 से लेकर 2020 तक राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ के तौर पे बेलागंज जाना जाता है। अगर बेलागंज सीट राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से जाता है तो एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरे बिहार में जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी वो एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। सुरेंद्र यादव लगातार वहां से जीतते रहे, बीच में एक बार जहानाबाद से सांसद हुए थे, उस बीच में भी राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा उस सीट पे रहा था। लेकिन इस बार जब वहां से जहानाबाद से सांसद होने के बाद सुरेंद्र यादव के बड़े बेटे विश्वनाथ यादव को वहां से टिकट मिला है और जो जातीय समीकरण है। लेकिन इस बार जो जनता दल ने वहां से खेल खेला है, अमजद ने वहां से चुनाव लड़ा, फिर एक बार सारी मली हम के महागठबंधन जनता दल ये हुआ कि मनोरमा देवी स्वजातीय को उतार दिया गया। हाँ, और सुरेंद्र यादव के ही पहले के मित्र बिंदी यादव जो कोरोना काल में चल बसे, उनकी वो भी बाहुबली माने जाते थे, वो भी दबंग माने जाते थे। उनका बेटा रॉकी यादव जो गया में और मनोरमा देवी एमएलसी रही हैं वहां से, उन्हें टिकट दे दिया गया है। अगर ओसामा को खास तौर पे बेलागंज में तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया शहाबुद्दीन के बेटे को, ताकि मुस्लिम वोट में सेंधमारी नहीं। डर कहाँ है? डर है अमजद से, जो अमजद पहले चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी कम मार्जिन से सुरेंद्र यादव से वो चुनाव हारे हैं वहाँ। तो अमजद को लेकर के प्रशांत किशोर ने वहाँ टिकट दिया। हालांकि प्रशांत किशोर ने पहले दूसरे एक कैंडिडेट को टिकट दिया था, बाद में विरोध हुआ तो मोहम्मद अमजद को वहाँ से टिकट प्रशांत किशोर ने दिया है। और जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर को ही टिकट, अमजद को टिकट दिया। अमजद कितने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वहाँ और यादव वोटर जो है उनमें कितने का अंतर है। हाँ, चलिए जातीय समीकरण जो है हम बेलागंज का दिखा देते हैं। बेलागंज का जातीय समीकरण कहता क्या है, स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स चला रहे हैं और ये रहा जातीय समीकरण बेलागंज का। बेलागंज का जो जातीय समीकरण है वहाँ निसंदेह वो यादवों का गढ़ है। यादव वहाँ कहा जाता है, ऐसा जो समीकरण है जो सेंसस के आधार पे हम लोगों के पास आता है वो 70,000 के करीब है। मुस्लिम भी आगे पीछे हैं, 5 या 7-8 हज़ार आप कह लें कि वो कम बेसी हैं। मुस्लिमों के अंदर एक नाराज़गी है, जिसलिए ओसामा को ले जाया गया कि आप पहले उधर अगर मगध के क्षेत्र को देखें तो गया से सिरघाटी से कई जगहों पे मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम उम्मीदवार वहां से हटाए गए। सिरघाटी में भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, गया में भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। अब बेलागंज जहां मुस्लिमों को लगता था, लेकिन ये तो 1990 से लेकर लगातार 2020 तक वहाँ सुरेंद्र यादव हैं। इस बार डिमांड था कि किसी तरीके से आप मुस्लिमों को किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप टिकट दें, ताकि वहाँ से अच्छा मार्जिन से और मुस्लिमों के महत्व को अस्थायी तौर पे स्थापित किया जा सके। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह खेल खेला और अमजद को वहाँ जनसुराज जो है उसने उतारा। अब अमजद ही गले की हड्डी बनते दिख रहे हैं बेलागंज में। लेकिन सुरेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि चुनाव बड़े ही करीने से लड़ते हैं और अंत तक बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। और 1990 से 2020 तक ये चीज़ दिखा है कि बेलागंज के सियासी शतरंज पर सुरेंद्र यादव की जो चाल है वो सफल रही है लगातार 35 सालों से। तो इस बार उन्होंने अपने बेटे को वहाँ हाथ आजमाने के लिए उतारा है और वो लगातार लगे हुए हैं। उससे भी बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव गया शिफ्ट कर गए और गया से ही वो, चाहे झारखंड हो, लेकिन बेलागंज वो उन्होंने रोड शो भी किया। कहा जाता है कि अगर 20 से 25% यादवों का मत बिखरा और अमजद एक अच्छा वोट ले जाने में कामयाब हुए तो वही सुरेंद्र यादव के लिए दिक्कत पेच फंस सकता है। और यही कारण है कि सुरेंद्र यादव बेलागंज छोड़ नहीं रहे हैं और जो तमाम अपने लोग हैं, तमाम मतलब चाहे वो बनिया वर्ग हों
या फिर अति पिछड़ा हो, मांझी हो, पासवान हो, ये तमाम लोगों को अगर आप देखेंगे तो इन लोगों पर वो फोकस किए हुए हैं। भूमिहार मतदाताओं की संख्या वहाँ कम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भूमिहार मतदाताओं में भी बिखराव होगा। वो जनसुराज को भी कुछ जाएगा, कुछ सुरेंद्र यादव को भी जाएगा, और जनता दल यू को ज़्यादा जाएगा, है ना। राजपूत हो गए, कुशवाहा हो गए, चूंकि अभय कुशवाहा वहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उमेश कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, तमाम कुशवाहा नेता वहाँ गए हैं। नीतीश कुमार ने भी चुनावी रैली की है। अब उसका रंग कितना दिखता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुरेंद्र यादव जिस तरीके से वहाँ ताल ठोक करके 1990 से 2000 तक खड़े हैं, मतलब पिछले बहुत बड़ी बात होती है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द सीनियर विधायक होंगे इतने टर्म करने। हाँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि जनता दल यू की जो चाल है, मनोरमा देवी के तौर पे वहाँ एक जो खड़ा किया गया है मनोरमा देवी को, और यादव वोटरों को खींचने की कोशिश है। बिंदी यादव रहते तो थोड़ी बात दूसरी होती, लेकिन मनोरमा देवी और उनके बेटे रॉकी यादव, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप अगर उधर यादव अगर एकजुट रह गए तो फिर सुरेंद्र यादव को हराने वाला कोई नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से चारों विधानसभा सीट का मौजूदा हाल बताया। अंततोगत्वा फैसला जो है वो जनता जनार्दन को तय करना है। 13 नवंबर को जनता जनार्दन जिसे चाहेगी उसे जो है वो जिताएगी। हमने बस इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल मैथमेटिक्स विधानसभा वाइज बताया, और जो आंकड़े, जो आकलन आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है चारों विधानसभा सीट से, बस इतना ही बताया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।